सुप्रभात, गुड मॉर्निंग आप सभी को। स्वागत है पुनः एक बार से आप सभी का। और आज कहानी देखेंगे। तो कहानियों का जो क्रम चल रहा है उसमें कहानी देखेंगे और आज की कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें। हिंदी की आरंभिक कहानियों में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है, चंद्रदेव से मेरी बातें। ठीक है, जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा है निबंध में शिव शंभू के चिट्ठे, तो जो तर्ज आपका चिट्ठे का रहता है कुछ वैसा ही इसका भी है, चंद्रदेव से मेरी बातें का। लेखिका है बंग महिला। बंग महिला का पूरा नाम राजेंद्र बाला घोष था। मूल रूप से बंगाली थी और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आकर के इनके पूर्वज बस चुके थे, इसलिए यहाँ रहती थी। तो चंद्रदेव से मेरी बातें राजेंद्र बाला घोष बंग महिला की कहानी है। दोनों नाम मैंने दे रखे हैं क्योंकि एक उपनाम है, एक मूल नाम है। और कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें। आती कब है? 1904। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो शिव शंभू का चिट्ठे लिखा गया है उन चिट्ठों का भी समय यही रहा है और चंद्रदेव से मेरी बातें का भी समय यही है। ठीक है, तो चंद्रदेव से मेरी बातें 1904। पत्रिका कौन सी थी? पत्रिका आपकी थी सरस्वती पत्रिका, जिसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में ही बन गए थे। तो सरस्वती पत्रिका, ठीक है, यहाँ लिख दिया सरस्वती पत्रिका ये थी। अब आते हैं थोड़ी सी और कुछ बातों को देखिए। 1904 सरस्वती, ये मैंने बता दिया। इसको हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी माना जाता है। मानते कौन है? तो भवदेव पांडे के अनुसार। भवदेव पांडे के अनुसार हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी है यह। और ये कहानी जैसा नहीं है, निबंध जैसा है। इसका जो लेखन शैली है, इस पे निबंध होने का भी आरोप लगता रहा है। और यहाँ पर मैं नाम मेंशन करना भूल गया हूँ, एक नाम मुझे याद आ रहा है। लक्ष्मी सागर वार्ष्ण्य का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इतिहास वाले क्रम में उनका नाम आता है, इतिहास अनुवाद करने के क्रम में। तो लक्ष्मी सागर वार्ष्ण्य जी जो हैं, उन्होंने इसको निबंध जैसा कहानी कहा है। ठीक है, निबंध माना है। तो ये यहाँ पर एक आप नोट कर लीजिएगा। दूसरी है कि यह कहानी पत्रात्मक शैली में लिखी गई है। शैली इसकी क्या है? पत्रात्मक शैली। साथ ही एक चीज़ और जोड़ लीजिए, मैं शैली। मैं, ठीक है, मैं शैली की ये कहानी है। पत्रात्मक में लिखा गया है, मतलब चंद्रदेव को ये पत्र लिखती हैं। पूरे कहानी में दो ही पात्र हैं, एक लेखिका, दूसरे चंद्रदेव। तो चंद्रदेव को पत्र लिखती हैं, तो इसलिए इसकी शैली मैं है और पत्र के माध्यम से बातें कही गई हैं, इसलिए यहाँ पर पत्रात्मक शैली भी मैंने रखी है। ठीक है, व्यंग्यपरक कहानी है। चंद्रदेव के माध्यम से लॉर्ड कर्जन पर व्यंग्य है। लॉर्ड कर्जन पर व्यंग्य किया है इन्होंने चंद्रदेव के माध्यम से। कहानी में लेखिका चंद्रदेव से संवाद कर रही है। चंद्रदेव के अतिरिक्त अन्य किसी पात्र से लेखिका का संवाद नहीं है। तो जो मैंने कहा कि सिर्फ दो ही पात्र हैं, एक लेखिका, दूसरे चंद्रदेव, उसको आपको ध्यान में रखना है। अन्य लोगों के बस नाम आएंगे जो आपको मैं कहानी में बताते चलूँगा और उन नामों को आप देखते चलेंगे। यह एकात्मक कहानी है। एकात्मक कहानी है क्योंकि अकेले लेखिका ही चंद्रदेव से बात कर रही है। चंद्रदेव की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है लेखिका को, इसलिए ये कहानी क्या है? एकात्मक कहानी है। ठीक है, इन्होंने बंगला में प्रवासनी के नाम से लिखा है। तो बंग महिला प्रवासनी नाम से बंगला में लिखती थी और हिंदी भाषा में बंग महिला के नाम से। छापामार लेखिका भी कहा जाता है इनको। हिंदी नवजागरण की पहली छापामार लेखिका कहा जाता है। साथ ही हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका इनको स्वीकार किया जाता है। लेखिका, ठीक है, लेखिका पर ध्यान दीजिएगा, महिला रहती हैं, तो इनको हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार कह लीजिए, माना गया है। ठीक है, अब देखिए इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। अब इन प्रमुख कहानियों में चंद्रदेव से मेरी बातें 1904
सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती है। कुंभ में छोटी बहू 1906, दुलाई वाली 1907 सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित। ये भी आपके नेट में लगा है, दुलाई वाली आपके नेट में लगा है, सरस्वती पत्रिका में ये प्रकाशित है। इस कहानी को भी हम देखेंगे, आज ही देखेंगे। भाई बहन 1908 में बाल प्रभाकर पत्रिका में प्रकाशित हुई है। दालिया 1909, हृदय परीक्षा 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित। इस कहानी सहित कहानियों के संग्रह को आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मदद से 1911 में कुसुम संग्रह नाम से संकलित किया गया था। तो इनकी जो कहानियां हैं, उन कहानियों का एक संकलन, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये तो एक एक कहानियां हैं, लेकिन इनकी कहानियों का एक संकलन रामचंद्र शुक्ल ने 1911 में प्रकाशित करवाया है, एक पुस्तक संकलित कराया है जिसका नाम क्या है, कुसुम। ये आपको नाम याद रखना है, ठीक है। तो ये इनका थोड़ा बहुत परिचय था, इतना मैं मान के चलता हूँ आपको ध्यान में रहेगा। अब आइए मेन कहानी पर। यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और इस क्लास को लाइक करिएगा। तो अब देखिए कहानी को। भगवान चंद्रदेव पहले ही उनको संबोधित कर रही हैं। आपके कोमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम है। आज मैं आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूँ। देखी सुनी अनसुनी सी मत कर जाना, अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा कहती हूँ सुनो। कह रही हैं मुझे बस 2-4 बातें आपसे करनी है और इन बातों को आप सुना अनसुना मत करिएगा, थोड़ा ध्यान दे करके सुन लीजिएगा मेरी बातों को। तो अब बातें लेखिका उनसे कर रही है। क्या कहती है? मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चीरकाल से वास करते हैं। चीरकाल, बहुत लंबे समय से। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। मतलब जब से ये सृष्टि बना है, ये जगत बना है, तब से आप भी हैं। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। कहती हैं अगर तब से आप भी बने हैं तब तो आप बूढ़े कहे जा सकते हैं। क्या आपका डिपार्टमेंट महकमे में ट्रांसफर बदली होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? तो अब इनसे प्रश्न कर रही है। इस बार आपका पेपर में जो प्रश्न बना था, इसमें आए अंग्रेजी के शब्दों को मिलान करना। उसे मैंने कहा था कि अगर कोई करना चाहे तो आसानी से कर सकता है, क्योंकि पहला इस शब्द जो है डिपार्टमेंट रहता है और दूसरा है आपका गवर्नमेंट। तो डिपार्टमेंट के जो उसने पकड़ा होगा उसने उस चीज़ को कर लिया होगा। आप आज भी जाकर के ऑप्शन देख सकते हैं और ऑप्शन के क्रम में आपको ये डिपार्टमेंट शब्द ही उस प्रश्न को आसान बनाएगा, क्योंकि पहली कड़ी डिपार्टमेंट ही आती है। प्रश्न कर रही है चंद्रदेव से कि आपको पेंशन भी नहीं मिलती। बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारे न्यायशीलता गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस कर रहे होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती, तरक्की हो गई होती, आपको प्रमोशन मिल गया होता अगर आप हमारे न्यायशीलता गवर्नमेंट के में होते। लेकिन आपकी सरकार आपकी शायद पदोन्नति नहीं कर रही है, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरमई नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते हैं। अगर आप हमारे यहाँ होते तो आप अपने पोस्ट पर रहते हुए कई नगर, कई पर्वत, जंगल और झाड़ियों में घूमते, जिस तरह से उस समय के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन घूमा करते थे। अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी जैसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करके अपना प्रलोक बनाते। कह रही है कि और अब आप जब बूढ़े हो गए तो अब कहाँ बैठे होते हैं? काशी जैसे पुनीत और शांति धाम में बैठ करके आप हरि का नाम स्मरण करते। लेकिन आपके यहाँ ऐसी सुविधा नहीं है। यह हमारी बड़ी भारी भूल है। भगवान चंद्रदेव क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ? चंद्रदेव को अमर बता रही हैं।
तब प्रलोक बनाना कैसा? माफी मांगती हैं और कहती है मैं आपको प्रलोक बनाना, प्रलोक यानी स्वर्ग में जाने के लिए भी लोग जो कर्म करते हैं उसको कह रही हैं। फिर कह रही हैं आप तो अमर हैं, आप मरेंगे ही नहीं, तो आपका प्रलोक बनाना भी क्या रहा। देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो ना चंद्रदेव, अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया, तब यदि मनुष्य होकर अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करें तो आश्चर्य ही क्या है। पक्षपात, पक्षपात ये एक करारा व्यंग्य है जिसे आज भी आप देख सकते हैं। क्या कह रही हैं कि ये जो पक्षपात चलता है समाज में, अपने लोगों का पक्ष लेना, अपने क्षेत्र का पक्ष लेना, या जो भी जिस तरह का आप देखते हैं अपने घर वालों का पक्ष लेना, कहीं भी नौकरी वगैरह किसी भी चीज में, तो कह रहे हैं कि चंद्रदेव को अमृत देकर देवताओं ने अमर कर दिया। साथ ही कहते हैं कि मनुष्य होकर अंग्रेज, अगर देवता जब अपनी जाति वालों के लिए पक्षपात रहित हो सकते हैं तो अंग्रेज तो मनुष्य है, अंग्रेज मनुष्य है, वो अगर अपनी जाति वालों का पक्षपात करता है तो इसमें क्या बुरा है। अंग्रेज अंग्रेजों की जो तारीफ करते थे, अन्य हिंदुस्तानी लोगों को उस काबिल नहीं समझते थे, तो उस पे ये कहती हैं कि जब एक अंग्रेज इस तरह का करता है और देवता भी जब ऐसा ही करते हैं, तो देवताओं के माध्यम से कह रही हैं कि देवताओं और अंग्रेजों में एक तरह से एक ही चीज़ है, तो फिर अंग्रेज का ऐसा करना कहाँ गलत है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन यानी कि निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भिजवा दें। आधुनिक भारत का प्रभु यहाँ पर किसे बता रही हैं? लॉर्ड कर्जन को। तो आधुनिक भारत के प्रभु लॉर्ड कर्जन को एक आवेदन पत्र आप भिजवा दें, चंद्रदेव से कहती हैं। ठीक है, फिर आपका काम यहां पर हो जाएगा। आपको आदरपूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, मतलब कि आपको याद करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों के भांति कृष्णांग तो है ही नहीं जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। भारतीयों को काला कहा जाता था, इसीलिए यहाँ पर कृष्णांग भारतीयों के लिए, और अंग्रेज जो होते थे गोरे थे तो उनके लिए गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। ये अंग्रेजों के लिए कह रहे हैं कि चंद्रदेव आपको जब बुलाएंगे आधुनिक भारत के प्रभु लॉर्ड कर्जन तो जरूर जॉब देंगे, क्योंकि आप तो वो भारतीयों की तरह काले नहीं है, आप उनके गौरांग जाति की तरह हैं। नीचे लिखती हैं, और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव के महात्मा है। चंद्रदेव किस तरह के महात्मा थे ये आपको इस पंक्ति में स्पष्ट होगा। एक सुयोग्य, एक योग्य उम्मीदवार की तरह थे अपनी जॉब के लिए, अपने कार्य में दक्ष थे, परिश्रम भी करते थे, बहुदर्शी थे, कार्यकुशल और सरल स्वभाव के थे। तो कहती हैं कि आप अपना एप्लीकेशन भेजिए तो 100% अप्रूव होगा, क्योंकि आप इस तरह के हैं। आपसे अच्छा योग्य, अपने कार्यों को करने वाला, मेहनती, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव का व्यक्ति है ही नहीं। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के अस्थायी भाग्य विधाता बनकर आएंगे तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय है। कर्जन को क्या प्रिय है? कमीशन और मिशन, ये दो चीजें उसे प्रिय है। दूसरी बात यहाँ पर देखिएगा, लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के अस्थायी भाग्य विधाता। कर्जन दूसरी बार आए थे, ये हमने शिव शंभू के चिट्ठे में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के अस्थायी भाग्य विधाता बनकर अभी अस्थायी बन के नहीं आए हैं, परमानेंट तौर पर नहीं आए हैं। तो जब अस्थायी बन कर के आएंगे तो आपको जरूर किसी न किसी कमीशन और मिशन में भेज देंगे, क्योंकि उनको दोनों ये चीजें प्रिय हैं। आपके चंद्रलोकों में जो रीति और नीति सृष्टि की आदिकाल से प्रचलित थे वे ही सब अब भी हैं, पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में
आकाश पताल का सा अंतर हो गया है। कहती हैं कि चंद्रलोक आपका जो एकदम पुराना वाला चंद्रलोक, उसमें आपका आज भी वही व्यवहार चलता है, वही रीति और नीति है, लेकिन यहाँ पर बहुत परिवर्तन हो गया। सही बात है, आधुनिक दौर में भारत में जितने भी परिवर्तन हुए उसमें अंग्रेजों ने बहुत प्रमुखता से और बढ़ चढ़कर काम किया है। लिखती हैं, मैं अनुमान करती हूँ आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। चंद्रदेव पुराने हैं तो कहती है कि आप तो पुराने हैं, आपकी भी आंखों की ज्योति हो गई है कम, क्योंकि आधुनिक भारत की संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगती हैं। आप लोगों में भी कई ऐसे होंगे जो अभी चश्मा लगाकर ही इस क्लास को देख रहे होंगे। तो आंखों का कमजोर होना, उस पर यहां पर बात कर रही हैं। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभ भारत को उतनी दूर से भली भांति ना देख सकते होंगे। कह रही हैं कि जब यहाँ के भारतीय लोगों की आंखें इतनी जल्दी कमजोर हो जा रही है तो आप तो बहुत पुराने हो गए। आप क्या वहां से हमारी दशा देख पाते होंगे? नहीं देख पाते होंगे। आपसे सादर कहती हूं कि एक बार कृपा करके भारत को देख तो जाइए। यदि इस बात को जानती हूं कि आपको इतना अवकाश नहीं, पर 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन, अर्थात अमावस्या को। कह रही हैं कि आप एक दिन भारत को देखिए, 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन तो देखिए कम से कम इस भारत को, अमावस्या के दिन। प्रत्येक महीने में एक अमावस्या आती है, एक पूर्णिमा आती है, तो अमावस्या के दिन इनको कह रही हैं देखने। हॉलीडे अवश्य ही रहती है। कह रही हैं कि अमावस्या के दिन आपको छुट्टी रहती है, आप चाहें तो उस दिन भारत भ्रमण करके अपने चंद्रलोक में जा सकते हैं। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे, जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण ना हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना अवश्य ही उचित है। उस समय भारत की राजधानी कौन सा शहर था? तो कलकत्ता। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? रहेगा ना ध्यान में? राजधानी कलकत्ता, अभी नई दिल्ली है। कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के लक्कड़ दादा निकले। विश्वकर्मा से भी आगे कहाँ के कारीगर है? यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लक्कड़ दादा निकले, तो ये कारीगर हैं कलकत्ता के, ठीक है? यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ KOL, आप समझ लीजिएगा। यही क्यों आपके प्रिय सहयोगिनी दामिनो जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटखेलियां किया करती है, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्यों के हाथों का खिलौना हो रही है। दामिनो यानी कि बिजली की बात कर रही हैं। बिजली जो बादलों के ऊपर चमकती अचानक से हमें दिखती है, उससे कह रही हैं कि वो जो वहाँ बादलों के ऊपर अटखेलियां करती है स्वतंत्र रूप से, वो भी यहाँ के मनुष्यों के हाथों का खिलौना बन गई है। मनुष्य ने उसे भी गुलाम कर रखा। जो स्विच प्रेस करते ही पंखा चलता है, बल्ब जलता है, ये उसे अपने में नियंत्रित करना ही तो है। उसी को लेकर के कह रही हैं। भगवान निशानाथ, चंद्रदेव के लिए पहला नाम जो कहानी में आ रहा है, निशानाथ, ठीक है? ये चंद्रदेव के लिए नाम आया है। जिस समय आप अपने निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला था अथवा पर्वतों की ओट से सिंधु के गोद में जा सकते हैं, उस समय यही नीरद वासिनी विश्वमोहिनी सौदामिनी अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। रात को दिन, बिजली जब चमकती है तो जो तीव्र प्रकाश होता है, तो बिजली के लिए जो ये नाम आ रहे हैं, नीरद वासिनी, विश्वमोहिनी, सौदामिनी, 3 नाम। ये तीनों नाम इंपॉर्टेंट है और किसके लिए है? बिजली के लिए, ठीक है? तो ये आपको ध्यान में रखना है।
आपके देवलोक में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने हैं। किसी का गज है, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि। किसी का गज, गज किसका है? गणपति का। हंस किसका है? हंस किसका है? ये तो अभी मुझे भी नहीं याद आ रहा है। बैल शंकर भगवान का है, चूहा गणेश का है, गज विश्वकर्मा जी का है। हाँ, यहाँ पे मैंने गलती की। गज जो है विश्वकर्मा भगवान का है, हंस है माता सरस्वती का, बैल है शंकर जी का और चूहा है गणेश का। पर यह तो सारा बोझ आपकी चपला और अगिन देव के माथे पर मढ़ा गया है। ये सारा बोझ आपकी चपला और अगिन देव के माथे पर मढ़ा गया है। अब तो ये जो चपला है ये भी किसके लिए आ रहा है? बिजली के लिए। चपला भी बिजली के लिए आ रहा है। तो 3 नाम ऊपर मैंने यहाँ पर बताया है, नीरद वासनी, विश्वमोहिनी, सौदामिनी, और एक दामिनो मिला था, एक उसके लिए चपला भी आ रहा है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रही है। हमारे श्वेतांग महाप्रभु गढ़ को जहाँ पर कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को लाभ फटका। बस कठिन से कठिन कार्य सहज में समाप्त कर लेते हैं। और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों के भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। हमारे यहाँ के लोग जो पढ़े लिखे आज भी काठ के पुतले बने हैं, मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं, उनको व्यंग कर रही हैं कि उन्हें जहाँ भी समस्या हो रही है बिजली के मदद से उस चीज़ को हल कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ के पढ़े लिखे लोग क्या कर रहे हैं? चुपचाप बैठे हैं, मुंह देख रहे हैं उनका। व्योम वासनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता। वह आज पराये घर में आश्रित नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह चूतक नहीं कर सकती। क्या करे? व्योम वासनी विद्युत देवी, उसको आज कोई छू नहीं सकता। जिसके बिजली को छूने से क्या होता है? तुरंत आप मूर्छित हो जाते हैं, झटके लगने लगते हैं। तो उसको लेकर के कह रही हैं कि जिसे छूते ही दंड मिल जाता हो, वो बिजली आज कैद हो चुकी है। आगे देखिए कि छू तक नहीं कर सकती। बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखा था। बिजली के भाग में दासी वृत्ति लिखा था। हरिपदो भदवा, हरिपदो भदवा, त्रिलोक के पावनी सुरश्री के भी खोटे दिन आए हैं। हरिपदो भदवा, त्रिलोक पावनी सुरसरी के भी खोटे दिन आए हैं। वह भी अब स्थान स्थान में बंधनग्रस्त हो रही है। उसके वक्षस्थल पर जहां तहां मोटे वृहदकार खंभे गाड़ दिए गए हैं। किसके वक्षस्थल पर? पृथ्वी के। जो बिजली के पोल गाड़े जाते हैं, उस पोल को लेकर के कह रहे हैं कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे नीरी फीकी सी जान पड़ती है। सुरेंद्र, देवराज सुरेंद्र, देवताओं के राजा इंद्र के लिए, इंद्र, इंद्र के लिए ये नाम आ रहा है। ठीक है, कहेंगे कि हमारी अमरावती, उनके जो अमरावती है, फीकी पड़ रही है कलकत्ता को देख करके। तो कलकत्ता की तुलना किससे हो रही है? इंद्र के अमरावती से। वहां ईडन गार्डन तो परिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। ईडन गार्डन किसको मात दे रहा है? परिजात परिशोभित नंदन कानन को। वहां के विश्वविद्यालयों के विश्वश्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्यापिनी विद्या को देखकर वीणापणी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएंगी कि निस्संदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारणी है। कलकत्ता की शिक्षा को लेकर के कह रही हैं कि उसे देख करके माता सरस्वती भी कहेंगे कि बिल्कुल इनकी जो विद्या है चमत्कारणी है। फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू, देवताओं के सेनापति कौन है? कार्तिकेय, उनके भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं। देव सेनापति महाशय देखने में कैसे दिखते हैं? बंगाली बाबू। तो पहली चीज कार्तिकेय जो है
देवताओं के सेनापति हैं। दूसरी चीज़ क्या निकलती है, ये बंगाली बाबू की तरह दिखते हैं। और इनका वाहन क्या है, मयूर। ऊपर हमें देवताओं के 4 जो आए थे वाहन, हंस, बैल, हाथी, चूहा। अब यहाँ पर एक क्या आ रहा है, मयूर। तो वहाँ वाला क्रम आप ध्यान में रखेंगे, फिर यहाँ वाला उसमें जोड़ेंगे। बस इससे उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहाँ के मिंट यानी टकसाल को देखकर सिंधु तनया आपकी प्रिय सहोदरा कमला दीदी तथा कुबेर भी अचकचा जाएंगे। सिंधु तनया, सिंधु पुत्री, तनया मतलब तो पुत्री ही होता है। सिंधु तनया, सिंधु तनया मतलब कि लक्ष्मी, लक्ष्मी की बात हो रही है। तन्या मैंने पुत्री कह दिया था, गलती हुई थी। तो सिंधु तन्या जो है लक्ष्मी को लेकर के बात कर रहे हैं और कह रहे हैं आपकी प्रिय सहोदरा। यहाँ के मिंट यानी टकसाल को देखकर सिंधु तन्या आपकी प्रिय सहोदरा यानी चंद्रदेव की सहोदर हैं लक्ष्मी। सहोदर का अर्थ होता है एक ही उदर से जो पैदा होते हैं उन्हें, एक ही उदर से, एक ही गर्भ से। तो सहोदर बताया जा रहा है इनको चंद्रदेव की, और कह रहे हैं कि सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर भी अचका जाएंगे। कमला देवी तथा कुबेर, कुबेर बहुत धनी मनी वाले में गिने जाते थे, तो कमला देवी और कुबेर भी अचकचा जाएंगे भगवान चंद्रदेव। इन्हीं सब विश्व मयोत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने के हेतु आपको सादर निमंत्रित तथा सविनय आहूत करती हूँ। इन्हीं सब दृश्यों को विश्वमय उत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने के लिए ही मैं आपको यहाँ बुला रही हूँ। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी हो। आप जो अनादिकाल से निज उज्जवल वपु में कलंक की कालिमा लेपन करके, आप जो अनादिकाल से पता नहीं कब से निज उज्जवल वपु में कलंक की कालिमा का लेपन करके कलंकी शशांक शशधर, कलंकी शशांक शशधर ससलांछन आदि उपाधि मालाओं से भूषित हो रहे हैं, भूषित। तो ये नाम जो है चंद्रदेव के लिए आने वाले 3 यहाँ पर नाम आपको मिल रहे हैं। ऊपर एक निशानाथ मिला था तो उसे भी यहाँ जोड़ लीजिएगा तो 4 हो जाएंगे। सिंधु तनय होने पर जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके, वही आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाएगा। कह रहे हैं कि सिंधु तनय होने पर भी जिस कालिमा को आज तक, यानी आपके चेहरे पर जो दाग लगा है, सिंधु तनय होने पर भी आप जिसे नहीं धो सके हैं, शायद यहाँ आकर के आप उसे साफ कर सके। कहती हैं कि जब बंबई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए। बंबई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की मूर्ति से काला दाग किसने छुड़ाया है? प्रोफेसर गज्जर महाशय। तो गज्जर महाशय जब उस मूर्ति से काला दाग छुड़ा सकते हैं तो चंद्रदेव से क्यों नहीं छुड़ा सकते हैं? बिल्कुल छुड़ा सकते हैं। तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में वे फलीभूत ना होंगे? आप आइए और उन्हें मौका दीजिए, जरूर आइए। शायद आप पर यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुई कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। पृथ्वी की छाया जब सूर्य और चंद्र पर पड़ती है तो ग्रहण लगता है। पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निगल जाता है तभी ग्रहण होता है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनय करती हूँ कि आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। तो ग्रहण लगने की भी 2 विधियां यहाँ पर बताई गई हैं। एक चंद्रदेव के अनुसार से है, दूसरा जो है हमारे शिक्षा के अनुसार, हमारी जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है, जो आधुनिक विज्ञान हम पढ़ते हैं उसके अनुसार है। कहते हैं भारत में ना तो आपके और ना आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय के ही वंशधरों का साम्राज्य है, ना भारत की वह सस्य श्यामला स्वर्ण
प्रस्तुता मूर्ति ही है। शस्य श्यामला स्वर्ण जो मूर्ति, अतीत गान भारत भारती में ये हम देख चुके हैं कि भारत की मूर्ति कैसी थी। तो कह रही हैं कि भारत की अब वो मूर्ति नहीं रही। अब भारत वो प्राचीन भारत थोड़ी है, आधुनिक हो चुका है। तो यहाँ पर जो है भुवन भास्कर सूर्य के लिए आता है, आपके पूर्वज या चंद्रदेव के पूर्वज उस समय जो राजा होते थे, क्षत्रिय राजा, उसमें कुछ वंशज जो बन करके चलते थे, उन्हें यहाँ पर लक्षित कर रही हैं और कह रही हैं कि अब वैसे साम्राज्य नहीं रहे, वो सारे धूल धूसिर हो चुके हैं। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य दीपवासी परम शक्तिमान, आप लोगों को अब जो परिचय नहीं थे, अज्ञात थे, एक अन्य दीपवासी, दूसरे द्वीप के रहने वाले परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब आपकी वो जाति प्रजाति नहीं रही है। अब जो है यहाँ का वैभव कौन भोग रहा है? गौरांग जाति यानी कि अंग्रेज ब्रिटानी हुकूमत भोग रही है। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया है वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग महाप्रभुओं के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। कह रही हैं कि ये सब, ये जो विद्या विशारद गौरांग है ना, इन्हीं के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यूं तो यहाँ प्रति वर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो दो चार राजा महाराजा नाम पात्र के भी वे काठ के पुतलों की भांति हैं। जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं वैसे ही नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने को आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय, फैमिली डॉक्टर चंद्रदेव की धन्वंतरी महाशय और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को साथ अवश्य ले आए। तो अगर चंद्रदेव को धरती पर आना है तो अपने साथ दो लोगों को लाना है, फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त को। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी कुछ शिक्षा का लाभ कर सकेंगे। यदि आप प्लेग महामारी का यहाँ पर जिक्र आ रहा है, प्लेग महाराज ईश्वर ना करे आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहाँ से उनको निकालना कुछ सहज बात ना होगी। यही जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते, तब वहाँ आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। कह रही हैं कि आप वहाँ से धन्वंतरी को लेते आइएगा। यहाँ के जो शिक्षा वाले हैं, यहाँ के जो डॉक्टर हैं, आज तक प्लेग का उपचार नहीं ढूंढ पा रहे हैं। उस समय सबसे ज़्यादा लोग किसी से मरते थे तो ये बीमारी थी प्लेग, जो चूहों से फैलती है। तो इस बीमारी को यहाँ पर लक्षित करते हुए लेखिका कहती है कि आप जब वहाँ से आएँ तो अपनी फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी को साथ लेकर के आए। क्या पता एक दिन आपके घर में प्लेग चला गया तो आप लोग तो जड़ी बूटियों वाले हो, प्लेग का कैसे उपचार कर पाओगे। यहाँ के इंडियन पीनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त महाराज अपने यहाँ की दंड विधि कानून को बहुत कुछ सुधार सकते हैं। इंडियन पीनल कोड को देख करके चित्रगुप्त अपने वाले में भी कुछ सुधार कर सकता है, इसीलिए उसे ले आइए। और यदि बोझ ना हो तो वहां से दो चार टाइपराइटर भी खरीद ले आए। तो यहां से दो चार टाइपराइटर खरीद ले जाए। टाइपराइटर, टाइपिंग मशीन, आज तो कंप्यूटर करता है, पर एक समय टाइपराइटर चलता था। तो कह रही हैं कि अगर आपको बोझ ना लगे यहाँ से जाते समय तो क्या लेकर के जाइएगा? टाइपराइटर। ये भी महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। भारत से उन्हें क्या ले जाने की बात कही जा रही है? टाइपराइटर की। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता हुए, तब उससे उनकी राइटर्स बिल्डिंग के राइटर्स के काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुंचेगी। राइटर्स बिल्डिंग कलकत्ता में है, एक सरकारी भवन है। तो राइटर्स बिल्डिंग को लेकर के लिख रही हैं, राइटर्स के काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुंचेगी। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटे में कर डालेंगे टाइपराइटर से। अच्छा, अब मैं आपसे विदा होती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कहीं, पर खेद आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर ना दिया। परंतु इसके आपके इस मौन आलम्बन को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफ़ा यहाँ आइएगा जरूर। बंग महिला राजेंद्र बाला घोष, सरस्वती 1904।
और ये कहानी आपकी यहाँ पर समाप्त होती है। तो यहाँ पर हमने देखा वर्तमान शासन व्यवस्था पर व्यंग्य कर रही हैं, और व्यंग्य में देवताओं को भी ये शरीक करती हैं, उनके माध्यम से भी व्यंग करते हैं कि आप तो देवता हैं, पर अंग्रेज जो हैं आपसे भी आगे निकल चुके हैं, आपसे भी आगे निकल चुके हैं। आप आज भी जड़ी बूटियों में चल रहे हैं। हमारे यहाँ अंग्रेजी डॉक्टर आ चुके हैं, हमारे यहाँ की शिक्षा बदल चुकी है, हमारे यहाँ काले को गोरा करने की टेक्निक या फिर अन्य जो आधुनिक चीज़ें हुई हैं उन्हें जहाँ एक तरह ये गिना रही हैं, वहीं बता भी रही हैं कि कैसे कैसे हमारी डेवलपमेंट हुई है अंग्रेजों के राज्य में, हम कितना डेवलप हुए हैं। और उन चीज़ों को देखने की बात करती हैं चंद्रदेव से। साथ ही एक दूसरा पहलू भी है कि हम कहाँ कहाँ पिछड़े रह गए हैं, जिसमें प्लेग है कि हम इतने आगे बढ़ तो रहे हैं पर इस महामारी से आज भी हम नहीं निकल पाए। तो महामारी आती है आगे ना बढ़ने में। साथ ही यहाँ की टेक्नोलॉजी को बताते हुए कहते हैं कि चंद्रदेव आप आइए, आपके चेहरे पर जो दाग है, चांद में जो दाग होता है, उससे कहती हैं कि इसे भी हम छुड़ा देंगे। फोर्ट विलियम जो वर्तमान में भारतीय सेना का ईस्टर्न कमांड है, इसे लेकर के कहती हैं कि यहाँ के फौजी सामान को अगर आप देखते हैं तो आपके सेनापति जो है कार्तिक, ये भी अचंभित होंगे और उन्हें देखना चाहिए। तो जिन जिन लोगों के नाम लिए गए हैं उन्हें आप ध्यान में रखेंगे, किसे क्या कहा गया है ये आप ध्यान में रखेंगे। चंद्रदेव के लिए कई सारे उपनाम आए हैं, 4-5 मैंने बताए हैं, उन 4-5 नामों को आप याद रखेंगे। बिजली के लिए क्या क्या नाम आया है उसे आप याद रखेंगे। हो सकता है दोनों नामों का मिक्सअप दे करके आपसे एनटीए पूछ ले कि इसमें से कौन सा नाम चंद्रदेव के लिए आया है और आपको छांटना पड़े, तो उस कंडीशन के लिए आपको ये नाम पता होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज, किन किन चीज़ों पर व्यंग्य है, क्या क्या इसमें आपको दिखाया गया है। तो प्लेग महामारी का जिक्र है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ से प्रश्न हर बार आता है, एक बार भी आप एनटीए का पेपर देखिए जिसमें ये कहानी ना आया हो। छोटी सी कहानी है और बहुत ही इम्पैक्टफुल है, तो इसे आप उतने ही अच्छे से देखेंगे। पीडीएफ वगैरह सब आपको क्लास के बाद मिल जाएगी, तो पीडीएफ की चिंता ना करिएगा, कहानी को अच्छे से सुनिए और ध्यान दीजिए। बस सुनने मात्र से आपको सारे प्रश्न यहाँ से मिल जाएंगे, सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी बस सुनने और देखने से। और आप उसको ट्रिक भी कर पाओगे अगर आप कहानी को देख रहे हो, आप उसके क्रम को समझ पा रहे हो तो। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए यहीं तक रहेंगे। धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं अगली कहानी में।